पिछले क्लास में हम बताए थे और डायग्राम भी देखे थे। नहीं, डायग्राम से हम देखे थे कि कहाँ पर ही हम स्टीम को जनरेट कर रहे थे। यानी सबसे पहले हम पानी को किस में बदले थे बाबू? भाप में। भाप में। और उस भाप को हम लेके गए थे कहाँ? बॉयलर के पास से कहाँ लेके गए थे? डायरेक्ट टरबाइन के पास ले चल जाएंगे, सुपर हीटर के पास। दिमाग में फिगर याद होना चाहिए। सबसे पहले हमारा पानी बदलेगा किसमें? भाप में। कहाँ पे बदलेगा? बॉयलर में। कहाँ बदलेगा? बॉयलर में। बॉयलर से जाएगा पानी भाप सुपर हीटर में। सुपर हीटर का काम क्या है? तो सुपर हीटर का काम है कि उस जो भाप था, उस भाप में थोड़ा बहुत पानी की मात्रा था, उस पानी की मात्रा को पूरी तरीका से खत्म कर देना। इससे दो फायदा होता है। क्या क्या फायदा होता है? तो सुपर हीटर लगाने से हमारे पूरे थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ जाती है। अब कितना बढ़ता ही नहीं बताया गया है, लेकिन कहता है कि सुपर हीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका बाबू? सुपर हीटर का अगर इस्तेमाल करेंगे अगर सुपर हीटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा दक्षता क्या हो जाएगा? थर्मल इफिशियंसी का, थर्मल पावर प्लांट का वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत कोडवर्ड है, अगर ऊपर जाएगा तो आप समझिएगा कि बढ़ेगा और नीचे जाएगा तो कमेगा। हाँ, तो इफिशियंसी है। क्या बाबू? इफिशियंसी। तो पूरे थर्मल पावर प्लांट का जब हम सुपर हीटर लगाते हैं तो इफिशियंसी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये तो पहला काम हो गया। आपसे पूछेगा कि बताइए थर्मल पावर प्लांट में सुपर हीटर का काम क्या है, तो हम कहेंगे कि थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अगर आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि अगर सुपर हीटर नहीं लगाते तो इफिशियंसी के अलावा क्या होता। तो अभी हम बताएं कि बाबू जब हमारा सुपर हीटर नहीं लगाते हैं तो जो भाप बनता है उस भाप में थोड़ा बहुत पानी रहता है। क्या रहता है? पानी। और वही वाला पानी वाला भाप अगर टरबाइन पे गिराइएगा, कहाँ पर ही? टरबाइन पे, तो टरबाइन ब्लेड रहता है। कुछ रहता है? टरबाइन ब्लेड का रहता है। और वो टरबाइन बनल रहता है स्टील और लोहा का। किसका? स्टील और लोहा का। अब लगातार उसके ऊपर पानी वाला जब गिराइएगा भाप, तो एक समय के बाद उसमें जंग लग जाएगा। कुछ लग जाएगा? जंग। जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि लोहा के अगर कोई वस्तु है उसको खुली हवा में छोड़ देते हैं तो एक समय के बाद उसमें जंग लग जाता है, और जंग लगता है तो उसका जो शक्ति होता है, स्ट्रेंथ जो होता है, वो क्या हो जाता है? कम जाता है। तो अब सोचिए कि अगर भाप वाला ही हम पानी वाला भाप को ही डायरेक्ट टरबाइन पे गिराते तो उसमें पानी की मात्रा था, और उस पानी की मात्रा के कारण ब्लेड पे क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता। जो टरबाइन पहले 20 साल तक चलता, वो टरबाइन 5 साल तक चलता। तो देखिए इससे क्या हो गया? हमारा लॉस भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम कह सकते हैं कि सुपर हीटर लगाने से हमारा जो भाप में पानी था वो तो खत्म हुआ, जिसके वजह से इफिशियंसी बढ़ा, क्षमता बढ़ा, और साथ ही साथ जो टरबाइन के ब्लेड पे क्या हो जा रहा था? जंग लग जा रहा था, उस जंग से भी हम लोग निजात पा लिए। नहीं पा लिए? तो दो काम हो गया। सुपर हीटर का कितना काम? दो काम। पहला काम दक्षता को बढ़ाना। क्या काम? दक्षता को बढ़ाना। और दूसरा काम ब्लेड में जंग लगाने से बचाना। ब्लेड में जंग लगाने से बचाना। अब बॉयलर जो होता है वो दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो होता है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर, और एक होता है कौन से है? हम लिखा रहे हैं कुछ हो कहानियाँ, सुनो ना, आपने याद रहेगा तो वहाँ क्वेश्चन मत देखे के बाद फिगरवा बनेगा ना, तो आपने आ जाएगा कि का कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए। अब बॉयलर जब लगाते हैं तो मॉडर्न डे में, आजकल जो ज़माना है, जैसे जैसे ज़माना है वो बदलते जा रहा है। नहीं जी, हर दिन टेक्नोलॉजी आ रहा है कि नहीं? जैसे आप सोचिए ना, पहले हम लोग कपड़ा साफ करते थे तब मम्मी साफ करती थी कोची से? बैठ नियन बना धापी से। नहीं, लेकिन अब जमाना आ गया है कोची कि 2 कप डालना है कोची सरफ और 3 मग पानी, और ओकरा में डाल के और 2 बार घुमा देना, साफ हो जाता। साफ होला के बाद एकदम 90% सूख के आता है। नहीं, बस उसमें थोड़ा बहुत नमी रहता है, उसको आप क्या करते हैं? हवा में सुखा देते हैं। यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, और उसके कारण से हमारा जो ज़िंदगी है वो आराम होते जा रहा है। तो जैसे अभी आजकल जो मॉडर्न युग का बॉयलर है, उस बॉयलर का इफिशियंसी 90 से 95% है। कितना है? 90 से 95%। तो कहता है आधुनिक समय में जो बॉयलर का इस्तेमाल किया जा रहा है उस बॉयलर की दक्षता कितना है? तो कितना? 90 से 95%। तो बॉयलर का इफिशियंसी कितना? 90 से 95%।
अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, थर्मल पावर प्लांट का लेआउट डायग्राम। उसमें हम आप लोगों को दिखाएं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था। अब बताइए कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट बनाए थे उसमें जो प्रोसेस हो रहा था, यानी कार्य करने का जो प्रक्रिया था, उस प्रक्रिया को क्या कह रहे थे बाबू, रैंकाइन साइकिल। कौन सा साइकिल, रैंकाइन साइकिल, याद होना चाहिए। कौन सा साइकिल, रैंकाइन साइकिल। और किसी भी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितना होता है, 30%, 29 या 30%, 29 या 30%। अब कुछ प्रमुख इसमें उपकरण लगाए थे। जैसे थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे तो कुछ उपकरण लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे। जैसे में बॉयलर लगाए थे, सुपर हीटर लगाए थे, इकोनोमाइजर लगाए थे, टरबाइन लगाए थे कि नहीं, जनरेटर लगाए थे, कंडेंसर लगाए थे और कूलिंग टावर लगाए थे। तो सबका काम क्या था, अलग अलग था। नहीं बबुआ, इकोनोमाइजर का काम था कि जो पानी आ रहा था उस पानी की तापमान को खाली बढ़ाना। इकोनोमाइजर का काम क्या था कि जो पानी आ रहा था उस पानी को क्या करना है, तापमान में बढ़ोतरी करना। सुपर हीटर का काम क्या, दो गो अभी बताएं। पहला इफिशियंसी को बढ़ाना यानी दक्षता को बढ़ाना। दूसरा टरबाइन के ब्लेड पे जो हमारा जंग लग जाता था उस जंग से निजात पाना, यानी उस जंग को नहीं लगने देगा। तीसरा हम बताए थे कंडेंसर। क्या बताए थे, कंडेंसर। तो कंडेंसर एक ऐसा युक्ति है या ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम भाप से पानी में बदलते थे। क्या करते थे, भाप से पानी में बदलते थे। बस इतने काम था, भाप को पानी में बदल देगा। उस युक्ति को क्या कह रहे थे हम, कंडेंसर। क्या बोल रहे थे, कंडेंसर। अब लगाए थे उसी जस्ट बगलवा में कूलिंग टावर। क्या लगाए थे, कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर का काम क्या था, कूलिंग टावर का काम था कि जो हमारा कंडेंसेट वाटर था, यानी जब गर्म पानी में बदला था उस गर्म पानी को ठंडा करना। क्या करना, ठंडा करना। अब क्या था कि बाबू जैसे ही वहां से ठंडा पानी हुआ था तो इस पूरी प्रक्रिया जब हुआ था तो वहां पर ही पानी की मात्रा 1% क्या हो जा रहा था, कम जा रहा था। 1% पानी की मात्रा कम जा रहा था। तो 1% पानी को हम फिर से दे रहे थे। कहाँ से, वाटर के जो भी स्रोत होगा, पानी का जैसा भी स्रोत है उस स्रोत से आपको क्या करना था, लेना था। जैसे पानी का स्रोत कुछ भी हो सकता है। नदी के अगर किनारे थर्मल पावर प्लांट लगाए होंगे तो नदी से पानी लेंगे। अगर नहर के बगल में थर्मल पावर प्लांट लगाए होंगे तो नहर से लेंगे। अगर नहीं कुछ होगा तो ट्यूबवेल से लेंगे। ट्यूबवेल मतलब समझते हो ना, मोटर से लेंगे। तो जिस प्रकार के सोर्स होगा उससे हम क्या करेंगे, पानी लेंगे। अब जब पानी लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ से पानी जब मिक्स किए तो पानी क्या हो गया, ठंडा। क्या हो गया, ठंडा। तो अब बताइए, ठंडा पानी को गर्म करने में जाहिर सी बात है कि कोयले की खपत क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन हमने इकोनोमाइजर लगा दिया। क्या लगाया, इकोनोमाइजर, जिसके मदद से हम जो ठंडा पानी था उस ठंडे पानी को पहले ही बॉयलर में जाने से पहले ही हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म। तो सोचिए कि अभी पानी जब जा रहा था तो 25 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अगर वही 25 डिग्री सेल्सियस को बॉयलर में डाल देते, किसमें, बॉयलर में, तो हमको तो करना है हर हाल में कितना डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री। कितना बाबू, 100 डिग्री। तो 75 डिग्री बढ़ाने में ज़्यादा कोयला लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन जब हम इकोनोमाइजर लगा दिए थे पहले ही तो वो 25 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा के कर दिया 45 डिग्री। तब 20 डिग्री बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। तो अब जो कोयला लगाना पड़ता वो क्या लगाना पड़ता, कम लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता, कम। तो इकोनोमाइजर का भी काम है क्या चीज़ बाबू, दक्षता को बढ़ाना। इकोनोमाइजर का काम क्या है, दक्षता को बढ़ाना। अब देखिए इसके बाद क्या था कि जब कोयला वोयला जल जा रहा था तो वहां से बच रहा था हमको राख। क्या बच रहा था, राख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऐश। क्या बोलते हैं, ऐश। इस ऐश को हमको अगर उसी फर्नेस में रहने देंगे तो कोयला जो हम डालेंगे वो कोयला को बढ़िया से जलने नहीं देगा। आप लोग भी देखे होंगे घर में जब चूल्हा भर जाता है तब मम्मी चाहे दीदी जो खाना बनाती है वो एकदम खखोर के ऐसे करके कुछ करती है, सभे बाहर कर देती। काहे कि जगह जब फैल मिलेगा तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की अति आवश्यक होता है। नहीं विश्वास है तो 9वें में आप प्रैक्टिकल किए होंगे, 9वां क्लास में क्या किए थे, एगो मोमबत्ती जलाए थे और मोमबत्तियाँ जब जल रहा था ठीक था, ओकरा पर रख दिए थे गिलासवा, रख दिए थे ना। तो जितना देरी तक हवा ओकरा में था उतना देरी तक तो मोमबत्ती जला, लेकिन हवा जैसे ही जाना बंद हुआ वो मोमबत्ती बुझ गया था। यानी इससे हमको पता चला था कि किसी भी चीज़ को दहन करने के लिए, जलने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब पूरा भरल है पहले से तो हवा जाएगा ओकरा में जी, नहीं। तो कोयला जलेगा, नहीं जलेगा, जलेगा भी तो ऊपरे ऊपरे जल जाएगा और अंदर से जलेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ता है कि समय समय पर वो जो कोयला बचा था, राख जलने के बाद जो राख बचा था उस राख को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है।
और निकाल के हमको ट्रक के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से जहाँ पर भी होगा डिस्पोज करने का, यानी जहाँ पर भी उसको छोड़ने का जगह होगा वहाँ पर ही जाकर उसको छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें जब जलना होता है तो हम इसके लिए एक पंखा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पंखा लगाते हैं, जिसको अगर हवा को अंदर, बाहर से अंदर देगा, यानी बाहर वाला हवा को वातावरण हवा बोलते हैं, यानी एटमॉस्फेयर एयर, एटमॉस्फेयर वाला एयर, यानी वातावरण वाला जो हवा है उसको भेजना है किसमें? फर्नेस में। तो उसके लिए हम पंखा लगाते हैं, उस पंखे को बोलते हैं इंड्यूस्ड फैन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड फैन। लेकिन जब जलता है तो आप ही देखे होंगे कि जब ईटा उटा पर आता है, ईटा पर आते देखे हैं, तो चिमनी में देखे होंगे कोयलवा जलता है तो ऊपरे ले जाकर उसको कुछ करते हैं, धुआं के छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं? तो जब कोयला जलेगा यहाँ पर भी तो धुआं होगा कि नहीं होगा? तो उस धुआं को भी हम क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? बाहर। उसको चिमनी के मदद से, किसके मदद से? चिमनी के मदद से हम ऊपर छोड़ देते हैं, और वहाँ पर ही हम पंखा लगाते हैं, ड्राफ्ट फैन। कौन सी लगाते हैं? ड्राफ्ट फैन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? क्लियर आ रहा है दिमाग में लेआउट डायग्राम कि कैसे कैसे जाएगा, कैसे कैसे होगा? अब इसके बाद हम देखे थे थर्मल पावर प्लांट के कुछ लाभ। क्या देखे थे? लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट। क्या क्या था लाभ बाबू? तो पहला तो हम देखे थे कि जो इसमें ईंधन लग रहा था, ईंधन में क्या लग रहा था? थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल में क्या इस्तेमाल करेंगे? ईंधन में कोयला। क्या? कोयला। तो अगर डीजल पावर प्लांट से तुलना करें, किसमें से? डीजल पावर प्लांट से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो 1 किलो यूरेनियम खरीदे में हमारे जितना जमीन है ना सभे बिक जाएगा। समझ में आ रहा बात? 1 किलो यूरेनियम खरीदे में हमारे चाचा के, हमारे फूफा के जितना पैसा है ना सब बिक जाएगा, तब वो नहीं आएगा। इतना महंगा होता है 1 किलो यूरेनियम। तो सोचिए यूरेनियम खरीदना हमको महंगा है कि कोयला खरीदना महंगा? यूरेनियम। उसी प्रकार से अगर कोई डीजल पावर प्लांट की बात देखें तो डीजल को चलाने के लिए, डीजल पावर प्लांट को चलाने के लिए हमको चाहिए तेल। वो भी कौन सा तेल? डीजल तेल। कौन सा तेल? डीजल तेल। तो जाहिर सी बात है, ये तो हमारा आँखा देखा हाल है कि डीजलवा तेल अभी 100 रुपये लीटर है और कोयला है 8 रुपये किलो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो फ्यूल का कॉस्ट है, यानी ईंधन का कॉस्ट जो है वो क्या है? कम है। क्या है? कम है। लेकिन इसमें डिफिकल्टी क्या होता है बाबू? इसका हानि भी है कुछ। देखिए किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें कुछ लाभ होता है और कुछ हानि होता है। तो पिछले क्लास में तो हम लाभ पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर ये हानि पढ़ना है। हानि में क्या क्या होता है? तो कहता है कि इस फ्यूल को, यानी कि जो हम इसमें ईंधन ले रहे हैं, उस ईंधन को लाने में हमको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। नहीं, जैसे अब सोचिए कि बिहार में कोई थर्मल पावर प्लांट बनाएगा तो कोयला जाहिर सी बात है झारखंड चाहे उड़ीसा से लाएगा, तो कौची करेगा? ट्रेन से लाएगा, लाएगा ना जी। तो ट्रेन से लाने के लिए ये ना सोचिए कि ट्रेन है तो फ्री वाला सिस्टम है, नहीं, वहाँ भी माल ढुलाई के लिए चार्ज लगता है। क्या लगता है? चार्ज। तो उस पैसे को देंगे कि नहीं देंगे? तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्यूल का लाने और ले जाने का खर्चा है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब सोचिए ना, यूरेनियम 1 किलो लाएंगे तो उतना ही हमको विद्युत ऊर्जा उत्पादन होगा जितना 30 टन कोयला लाएंगे। तो आप बताइए 30 टन कोयला लाना आसान है कि 1 किलो यूरेनियम लाना आसान? 1 किलो यूरेनियम। पानी में तो पैसा भी नहीं लगता है जी। हाइड्रो पावर प्लांट में फ्यूल के ट्रांसमिशन कॉस्ट कुछ 0 लगता है। क्यों? क्योंकि पानी भी वहीं रहेगा और वही पनिया को कुछ करना है? गिराना है। तो लाने ले जाने में कोई पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा। तो हम कहेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट का हानि है वो क्या होता है कि जो ईंधन है वो ईंधन को लाने और ले जाने में खर्चा क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरी बात, इसमें पानी की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपको दिखाएं 2 लीटर 4 लीटर करके, लेकिन वास्तविकता में 2 लीटर और 4 लीटर की ज़रूरत नहीं पड़ता, लाखों लीटर की आवश्यकता पड़ता है एक दिन में। समझ में आ रही बात? तो यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे वहाँ पर ही पानी की आवश्यकता क्या होगा? अधिक होगा। तो जो चीज़ हमको अधिक चाहिए, जो हमारे लिए क्या है? हानि है। पानी अधिक चाहिए, वो हमारे लिए हानि है कि नहीं है? लेकिन सोचिए वहीं पर ही कि अगर हम डीजल पावर प्लांट लगाएं, क्या लगाएं? डीजल पावर प्लांट, तो उसमें पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है, तो वो हमारे लिए क्या है? फायदा है कि नहीं है? तो कंपैरिजन करेंगे तभी हमको लाभ या हानि पता चलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला अगर हानि में देखा जाए तो क्या होगा बाबू कि ईंधन को लाने और ले जाने में जो पैसा लगेगा वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारे लिए हानि हो गया। दूसरा, इसको वहीं लगा सकते हैं जहाँ पर ही पानी अधिक मात्रा में होगा। अगर पानी नहीं होगा तो वहाँ पर ही थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा सकते हैं। तो दूसरा हानि हो गया। तीसरा हानि क्या हो सकता है बाबू? तो इसमें देखिएगा कोयला जब जलाएंगे तो ढेर सारा हमको निकलेगा कोची? ऐस। ऐस मतलब राख।
तो ढेर मनी ऐस राख जो निकलेगा उसको भी एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में हमको खर्चा बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो राख को भी अपना जगह लगाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होना पड़ता है। अब सोचिए 1 किलो यूरेनियम जलाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम या 50 ग्राम राख निकलेगा। तो 50 ग्राम राख को डिस्पोज करना उतना आसान नहीं है, उसमें उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन लगता तो है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे कि जब हमारा यूरेनियम जलता है तो उससे जो राख बचता है उसके अंदर अल्फा बीटा और गामा किरणें रहता है। क्या रहता है? अल्फा बीटा गामा किरणें। और जब अल्फा बीटा गामा किरणें में डायरेक्टली आप उसको टच कर लीजिएगा तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, आपको रेडियो एक्टिव होता है वो। अब जैसे ही रेडियो एक्टिव के आप संपर्क में आएगा तो आपको 10-15 प्रकार की बीमारी हो सकता है, वो छेद कर देगा आपको। समझ में आ रही बात? छेद करने के बाद आपका डीएनए नष्ट कर देगा, आप बंझापन हो जाइएगा। समझ आ रही बात? तो इस वजह से अब उसको फिर यूरेनियम में कहाँ करेंगे सर? तो उसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे गिलास में भर के इतना वो कैप्सूल बनाते हैं, समझे, और उस कैप्सूल में यूरेनियम को डालते हैं और डाल के समुद्र के तलहटी में जाते हैं। समझ में आ रही बात? कितना डिफिकल्ट है। समुद्र के तलहटी में जाके उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब कितनों अल्फा बीटा गामा किरणें आएगा तो 4-5 किलोमीटर दूर तो आएगा नहीं। समझ में आ रही बात? एक ही तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि फिर से उसको छोटा छोटा में भरेंगे और उसको अंतरिक्ष में भेज देंगे। कहाँ? अंतरिक्ष में, रॉकेट में लॉन्च करेंगे और उसको अंतरिक्ष में भेज देंगे। अंतरिक्ष में जाएगा तो वहीं कुछ होगा, घूमते रहेगा। तो ये और डिफिकल्ट है। तो इसमें भी क्या है, डिफिकल्टी है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में किसी प्रकार के क्या हमको ऐस मिल रहा था, राख मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। डीजल पावर प्लांट में किसी प्रकार के राख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उन सब की तुलना में इसमें ज़्यादा राख मिलेगा और राख को उसको अपना जगह लगाने के लिए ज़्यादा हमको कठिनाई करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए क्या है, घाटे की सौदा है। यानी ये सब हमारा सबके सब क्या है, हानि है। किसका? थर्मल पावर प्लांट का। तो थर्मल पावर प्लांट का हानि क्या क्या हो गया? पहला हानि तो हो जाएगा कि इसको लाने ले जाने के लिए इसका ईंधन में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। दूसरी बात, इसका जो हमारा वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पर ये पानी की मात्रा अधिक होगा। तीसरा क्या होगा, तो इसमें जो ईंधन से जब जलता है तो जो राख बचता है उस राख को हम क्या कर सकते हैं, लेने ले जाने में हमको बहुत ज़्यादा खर्चा बैठेगा। तीसरा सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है, हानि जो है, वो जब भी थर्मल पावर प्लांट को लगाएंगे तो हमारे वातावरण को क्या करेगा, गंदा करेगा। क्या करेगा? गंदा करेगा, यानी प्रदूषित करेगा। तो ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो लिखिएगा हेडिंग बना के, थर्मल पावर प्लांट की हानियाँ। थर्मल पावर प्लांट की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट। बनाए, पहला पॉइंट में बना के लिखिएगा। लिखेंगे इसमें ईंधन का, इसमें ईंधन का, ईंधन को लिखेंगे, इसमें ईंधन को, इसमें ईंधन को लाने ले जाने में, लाने ले जाने में, लाने ले जाने में, लाने ले जाने में हमें अधिक, हमें अधिक, हमें अधिक पैसे की खर्च होती है। हमें अधिक पैसे की खर्च होती है, पैसे की खर्च होती है। दूसरा पॉइंट में लिखेगा, दूसरा पॉइंट में लिखेगा थर्मल पावर प्लांट को, थर्मल पावर प्लांट को, बार बार थर्मल अंग्रेजिया में लिख लीजिएगा, बढ़िया लगेगा। थर्मल पावर प्लांट को हम वहीं लगा सकते हैं, हम वहीं लगा सकते हैं, हम वहीं लगा सकते हैं, हम वहीं लगा सकते हैं जहाँ जहाँ भरपूर मात्रा में, जहाँ भरपूर मात्रा में, जहाँ भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हो,
वहीं लगा सकते हैं जहां भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हो। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हमारे वातावरण को, हमारे वातावरण को, थर्मल पावर प्लांट हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा राख को, राख को, राख को उसके अपने जगह ले जाने में भी, राख को, राख को उसके अपने जगह ले जाने पर भी, उसके अपने जगह पे ले जाने में भी, अपने जगह में ले जाने पर भी हमें अधिक कठिनाई और, हमें अधिक कठिनाई और, हमें अधिक कठिनाई और, हमें अधिक कठिनाई और पैसे की खर्च होती है, अधिक कठिनाई और पैसे की खर्च होती है। अब एक बात बताए थे बाबू कि इसमें रनिंग कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। रनिंग कॉस्ट किसको बोले थे, अगर उस पावर प्लांट को चलाने में जो खर्चा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रनिंग कॉस्ट। तब बताइए इसमें बार बार हमको कोयला ले जाएंगे तो कोयला लेने में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। किसके कंपेरिजन में, हाइड्रो पावर प्लांट में, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में उसमें ईंधन की आवश्यकता कोची पड़ता है, पानी, कोची पानी। अब पानी में कोई पैसा देता है, नहीं देता। तो हम इसका ये भी अगर कंपेरिजन करके पूछे कि बताइए इसका रनिंग कॉस्ट हाइड्रो पावर प्लांट से कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें अगला पॉइंट में लिखिएगा थर्मल पावर प्लांट को, थर्मल पावर प्लांट को, थर्मल पावर प्लांट को चलाने में, चलाने में ईंधन का, ईंधन का, ईंधन का कॉस्ट, ईंधन का कॉस्ट, बबुआ कॉस्ट लिख लेना, आप समझ रहे हैं ना हमारी भावनाओं को। ईंधन का कॉस्ट, ईंधन का कॉस्ट हाइड्रो पावर प्लांट के, हाइड्रो पावर प्लांट के, पन बिजली लिखिएगा या हाइड्रो लिखिएगा, हाइड्रो इंग्लिश में, हाइड्रो पावर प्लांट के तुलना में, हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में, हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में अधिक लगती है, अधिक लगती है, अधिक लगती है। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट, अगला हेडिंग बनाइएगा, लिखेंगे थर्मल पावर प्लांट के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण। हेडिंग बनाइएगा बड़ा सा, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण में क्या क्या आएगा। सबसे पहला, तो सबसे पहला में तो आ जाएगा कोची बाबू, बॉयलर। क्या आएगा, बॉयलर। बॉयलर को थर्मल पावर प्लांट का हार्ट कहा जाता है। हार्ट कहने का मतलब समझते हैं, दिल, कोची दिल। अब सोचिए कि अगर मान लिया जाए कोई आदमी के शरीर से हृदय को निकाल दिया जाए तो कितना देरी बचेगा, बचेगा नहीं, क्योंकि मरल आदमी को भी हम चेक करते हैं कि वो जिंदा है कि मरल है, तो हार्ट के पल्स चेक करते हैं नहीं कि बताओ कर फ्लाइट लाइन तो नहीं ना हो गया। फ्लाइट मतलब अगर सीधे हुआ बबुआ, एक मतलब तुम्हारा राम नाम सत्य है। लेकिन जब ऐसे ऐसे कर रहा होगा तो कहेंगे फुकफुकिया है।
लेकिन जब हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है, ईसीजी करवाइएगा टेस्ट, तब वहां पर ही आपको पता चल जाएगा। तो वही कहता है थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर जो होता है उस पूरे पावर प्लांट का हार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? हार्ट, यानी हृदय के रूप के जैसा काम करता है। तो पहला उपकरण में लिखिएगा बॉयलर। पहला उपकरण में क्या लिखिएगा? बॉयलर। बॉयलर में डैश देके लिखिएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, समझा चुके हैं। लिखिए बॉयलर एक ऐसी युक्ति है, बॉयलर एक ऐसी युक्ति है, बॉयलर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो ऐसी युक्ति है जो पानी को भाप में परिवर्तित करता है, जो पानी को भाप में परिवर्तित करता है, जो पानी को भाप में परिवर्तित करता है, जो पानी को भाप में परिवर्तित करता है। लिखिएगा आधुनिक बॉयलर की दक्षता, अगला पॉइंट बना के आधुनिक बॉयलर की दक्षता, पॉइंट बाई पॉइंट लिखिएगा ताकि आपको समझ में आए एकदम सटीक। आधुनिक बॉयलर की दक्षता, आधुनिक बॉयलर की दक्षता, आधुनिक बॉयलर की दक्षता 85 से 92%, 85 से 92% तक होती है, 85 से 92% तक होती है। लिखें, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा सुपर हीटर। लिख लीजिए, वो भी लिखी के मन है था। लिखिएगा बॉयलर, बॉयलर, बॉयलर को अगला पॉइंट इसी में, बॉयलर को काट दो। लड़कियन के जानते हो, अगर एक काट जाएगा ना, गलती हो गया तो चुई चुई ला रहा के कलेजा काट दिए हैं, जैसे कह देते हैं काट दो मतलब काट दो। लाइकन के कहते हैं ना काटे ले, तो ऐसे 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 काटता, और लड़की काटेगी ऐसे। चलिए लिखिएगा बॉयलर को थर्मल पावर प्लांट का हार्ट कहा जाता है। बॉयलर को थर्मल पावर प्लांट का हार्ट कहा जाता है। अगला लिखिएगा, इसी में लिखिएगा बॉयलर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बॉयलर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बॉयलर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा फायर ट्यूब बॉयलर, पहला लिख लीजिएगा फायर ट्यूब बॉयलर, और दूसरा लिखिएगा वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। अभी इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, सिर्फ अभी लिख लीजिए, समय बचेगा तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ऐसे सिलेबस में आपका है नहीं, बहुत गहराई की बात है। डिप्लोमा वाले के लिए है, आईटीआई वाले के लिए नहीं है। बस आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं कि बॉयलर कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन? फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। अरे एकरा में ज़्यादा तीर मारे वाला चीज़ नहीं है। देखिए ऐसे रहता है, ये मान लीजिए हमारा बॉयलर है, कोचे बाबू बॉयलर। अब एकरा में ट्यूब रहता है, ट्यूब मतलब समझ रहे हैं आप, देखे होंगे ऐसे, ये ट्यूब है, समझ आ रही बात। फायर ट्यूब कहे का मतलब हुआ कि ये ट्यूबा जो है, ये ट्यूब देख रहे हैं ना, इस ट्यूब के अंदर आग रहेगा, समझ में आ रही बात। यानी इस ट्यूब के अंदर कोयला जलेगा और इसके चारों तरफ कुछ रहेगा, पानी। क्या रहेगा? पानी। अब बताओ बाबू, गरम छल एकदम रहता है तावा, रोटी बनाते हैं ना, तो एकदम छल छल एकदम कर रहा है तावा। अब पानिया में से करिएगा तो तनी सन पानी रहेगा ना, तो छंद दकिन भाप में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाता? नहीं देखा जी, नहीं विश्वास है, रात में आ जाना और रोटी बनाना, अब गरम हो जाएगा तो 3-3 बूंद ऐसे करके गिराना, ठीक है, करेगा छन, अब भाप बन जाएगा, फिर मारना 2 छिटका, मारेगा छन, अब फिर हो जाएगा। तो भाप में बदला कि नहीं?
तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जब कोयला जलाएंगे और इसके चारों तरफ हम क्या रखेंगे, पानी रखेंगे, तब पर भी यहाँ से जो जनरेट होगा, यहाँ से क्या होगा, जनरेट होगा भाप। अब बताइए बाबू, आप पढ़े होंगे घनत्व, पढ़े थे बचपन में, पढ़े होंगे घनत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। तो बताइए कि यहाँ पर ही हम बता देते हैं, याद रखिएगा कि पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है भाप के तुलना में। समझ में आ रही बात? भाप का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, यानी भाप का घनत्व, किसका, भाप का घनत्व कम होता है। क्या होता है, कम होता है। कम कैसी ना, कम होता है किससे, पानी के, किसका, पानी से। अब बताइए ये भी बात समझ लो, जो उसका घनत्व ज़्यादा होगा साइंस में काम देगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा और जेकर घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा। तो बताओ बबुआ, पानी के घनत्व ज़्यादा है तो वो नीचे बैठल रहेगा, और भाप है यानी गैस है तो गैस का घनत्व क्या होगा, कम होगा, इसलिए क्या होगा, ऊपर उठेगा। नहीं विश्वास है तो एलपीजी गैस है ना जी, गैसवा में देखिएगा, खोलिएगा तो गैस हल्का है, इसलिए जैसी खोलिएगा वो छनछना के कुछ हो जाएगा, बाहर निकलेगा। लेकिन पानी को छोड़ देते तो बाहर निकलता है नहीं, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा इसलिए नीचे रहेगा। तो जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तापमान का मान बढ़ाते हैं, तो उसका घनत्व कमता है। तो जनरल साइंस में पूछता है कि यदि किसी भी द्रव का तापमान में बढ़ोतरी किया जाए तो बताइए घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे ताप में बढ़ोतरी करेंगे क्या होगा, घनत्व कमेगा। तो यहाँ पर ही ताप बढ़ा रहे हैं, तो पहले पानी का घनत्व ज़्यादा था, लेकिन कमते 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 बदल गया गैस में, कोची में, गैस में, और गैस का घनत्व और कम। तो घनत्व किसका कम, वो क्या होगा, ऊपर। तो बताओ एजा से अगर नली दे देंगे तो एकरा में जब पनिया भाप में बदला होगा वो तो भापवा रहेगा नीचे, लेकिन पनिया रहेगा कहाँ, नीचे, और भापवा ये ट्यूबा से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ ला के इसको जमा कर लेंगे। अब जमा करेंगे तो यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ लगेले हैं सुपर हीटर। इस सुपर हीटर में गर्म होगा पूरा अच्छा से, और उसके बाद यहाँ पर हम मेन भाल्व लगाते हैं। क्या लगाते हैं, भाल्व। भाल्व मतलब समझिएगा, भाल्व मतलब नल, कौची बाबू, नल, टोटी, समझ लो। गांव घर में दवाई देवे वाला मशीन देखे हैं, अरे किसान लोग मशीन रखता है तो ओकरा देखिए कम करेल रहता है तो वहाँ घुमा देता है, ज़्यादा करेल रहता है तो घुमा। अरे नहीं देखा है तो नल देखा है ना, जब बर्तन मैसल रहता है तब पनिया कम चाहिए तो ओकरा पनिया का नलवा खोल देते हैं, कम कर देते हैं तो कम हो जाता है, ज़्यादा चाहिए तो हम पूरा खोल देते हैं। तो जब हमको बिजली का उत्पादन ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो हम इस भाल्व को पूरा खोल देंगे, और जब लगेगा कि हमको बिजली का उत्पादन कम करना है तो इस भाल्व को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जिससे भाल्व को बंद करेंगे तो भाप कम जाएगा, और भाप कम जाएगा टरबाइन पे तब बिजली का उत्पादन कम होगा। और जब भाल्व यानी नल को पूरा खोल देंगे तो भाप इकट्ठा हुए जाएगा, और इकट्ठा हुए मतलब ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो ज़्यादा बिजली का उत्पादन होगा। तो बताओ कि अगर ठंडा के मौसम में, क्या है, ठंडा के मौसम है तो वहाँ पर ही पंखा चलता है जी, एसी चलता है जी, नहीं चलता है। तो बताइए कि वहाँ पर ही हमको बिजली का उत्पादन कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हर समय उतने करिएगा तो घाटा में रहिएगा, फायदा भी तो हमको देखना है। तो जिस समय हमको कम बिजली की आवश्यकता होगा उस समय कम भाप भेजेंगे, और जब जिस समय हमको बिजली की आवश्यकता ज़्यादा होगा उस समय भाप ज़्यादा भेजेंगे। जैसे अभी गर्मी है तो हर रूम में 20 गो पंखा चल रहा है, 3 गो एसी चल रहा है, तो इस बार बिजली का भी कंजप्शन यानी खपत क्या है, ज़्यादा है। तो अभी बिजली का उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी इस भाल्व से हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा भाप भेजना पड़ेगा। तो इस भाल्व को क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो भाल्व का काम है कि जो हमारा भाप जा रहा है उस भाप को कम या बेसी करना। जैसे आप लोग रोटी बनाते होंगे तो जब रोटियां जले लगता है तो गैसवा कम कर देते हैं, तो रेगुलेटरवा के ऐठ के इधर कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, तो यानी कि गैस अब जाना कम हो गया, यानी तापमान कम गया। लेकिन मान लीजिए कि जब हमको कढ़ाई शुरू गर्म कर रहता है तब फुल कर देते हैं, नहीं जल्दी गर्म हो जा। तो जब हमको बिजली की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगा तो इस भाल्व को पूरा खोल देंगे, और जब बिजली की आवश्यकता कम पड़ेगा तो इस भाल्व को कम कर देंगे। तो भाल्व का काम क्या है पता चला, भाप की आवश्यकता यानी बिजली का उत्पादन ज़्यादा रहेगा तब इसको ज़्यादा खोलेंगे, कम आवश्यकता होगा तब कम खोलेंगे। तो यहाँ से जब जाएगा तो इसको भेजते हैं कहाँ, टरबाइन पे। कहाँ भेजते हैं बाबू, टरबाइन पे। जब ये टरबाइन पे जाएगा तो इस टरबाइन को रोटेट करवाएगा, घुमाएगा, इसे घुमाएगा कि नहीं, और इसी से हम जोड़े हुए रहते हैं कोई चीज, जनरेटर या अल्टरनेटर। तो जब ये दोनों आपस में जोड़ल है तो यहाँ से हमको मिले लगा कोई चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। कोई दिक्कत, क्या लिखा रहे थे, वाटर ट्यूब बॉयलर, यानी यहाँ पर हम समझा रहे थे। तो ये हमारा देखिए ट्यूब, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब। तो इस ट्यूब के अंदर अभी कौची भरल है,
कोयला यानी फायर है, आग है, इसलिए हम इस प्रकार के बॉयलर को बोल दिए कोची फायर ट्यूब बॉयलर। लेकिन इस बार क्या कर दिए, देखिए अब फिर ट्यूबे ले जाएंगे, कोची ले जाएंगे ट्यूब, लेकिन इस बार ट्यूब में हम पानी भर दिए, क्या भर दिए पानी, और इसके चारों तरफ कोयला। तब बताओ बबुआ इसमें जब पनियम इसमें पानी है तो जाहिर सी बात है कि जब चारों तरफ कोयला जलाएं तो ये वाला भाप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो इसलिए इस प्रकार के बॉयलर का नाम दे दिए कोची वाटर ट्यूब बॉयलर, यानी ट्यूब के अंदर पानी तो उस प्रकार के बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर, और अगर ट्यूब के अंदर आग यानी कोयला तब हम उसको बोल दिए फायर ट्यूब बॉयलर। अंतर पता चल गया, आया समझ में, किसको वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे और किसको फायर ट्यूब बॉयलर। ये ट्यूब है, ट्यूब मतलब पाइप होता है, नहीं देखा है जी, अगर नहीं देखा है तो आप जाना कभी आलू रखा था कोल्ड स्टोर में, आलू रखा, सब तो गाँव में घर किसान है, तो अभी आलू का कटुया आलू उपजेगा तो वो जाएगा कहाँ कोल्ड स्टोर में, क्योंकि यही वाला आलू निकाल के हम अक्टूबर अगस्त में रोपते हैं, तो ये जाएगा कोल्ड स्टोर में, तो कोल्ड स्टोर में देखेगा तो फवारा लगा रहता है, कुछ फवारा, वो ट्यूब से जाता है, ऐसे ऐसे ट्यूब रहेगा, समझ आ रही बात, तो वो ट्यूब के अंदर कुछ करता है एकदम ठंडा ठंडा पानी और गैस भेजता है, तो इसी प्रकार से यहाँ भी ट्यूब है, क्या है ट्यूब। अब इसके ट्यूब के अंदर अगर हम कोयला या फिर फ्यूल या गैस भर दिए, फायर भर दिए, तो इस प्रकार के हम जो बॉयलर होगा उसको बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। अगर ट्यूबा के अंदर पानी भर दिए तो उस प्रकार के बॉयलर को हम क्या बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। समझ में आ गया डिफरेंस। चलिए अब अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा सुपर हीटर। सुपर हीटर लिखेंगे, सुपर हीटर में लिखिएगा, सुपर हीटर में लिखेंगे बॉयलर से उत्पन्न, बॉयलर से उत्पन्न, बॉयलर से उत्पन्न भाप में नमी, बॉयलर से उत्पन्न भाप में, उत्पन्न भाप में नमी या पानी की मात्रा, या पानी की मात्रा, या पानी की मात्रा, पानी की मात्रा को हटाने का काम, पानी की मात्रा को हटाने का काम, हटाने का काम सुपर हीटर करता है, हटाने का काम सुपर हीटर करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि, दूसरे शब्द में, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि भाप की तापमान में वृद्धि करता है, भाप में तापमान की वृद्धि करता है, भाप में तापमान की वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। अगला पॉइंट में लिखेंगे, अगला पॉइंट में लिखेंगे इनके मुख्यतः, इनके मुख्यतः, इनके मुख्यतः दो लाभ होते हैं, इनके मुख्यतः दो लाभ होते हैं, इनके मुख्यतः दो लाभ होते हैं। पहला में लिखिएगा, पहला में लिखेंगे थर्मल पावर प्लांट की दक्षता को, पहला में लिखिएगा, पहला पॉइंट में लिखिएगा थर्मल पावर प्लांट की, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता, दक्षता थर्मल पावर प्लांट की दक्षता को बढ़ा देता है, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता को बढ़ा देता है, दक्षता को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। अगला दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, लिखेंगे नमी रहित, नमी रहित, नमी रहित, नमी रहित मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ उसमें मॉइस्चर नहीं होगा। नमी रहित भाप का इस्तेमाल करने से, नमी रहित भाप का इस्तेमाल करने से टरबाइन के ब्लेड में, इस्तेमाल करने से टरबाइन के ब्लेड में, करने से टरबाइन के ब्लेड में, टरबाइन के ब्लेड में
जंक, जंग, जंग लिखते हैं, जंग लिखते हैं या जंक लिखते हैं? का, ठीक है ना। जंग लगने से, जंग लगने से बचाता है, जंग लगने से बचाता है। अब देखिए जंग लगे से बचा दिया बाबू, तो जाहिर सी बात है उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। स्ट्रेंथ मतलब समझते हो ना, मजबूती को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब मजबूती बढ़ा देगा तो जो चीज पहले 50 साल चलेगा वो अब अगर मान लीजिए जंग लगेगा तो वो 20 साल चलेगा, लेकिन अगर जंग नहीं लगता है तो 50 साल चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ। चलिए अगला लिखिएगा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर हिंदी लिख दें? अरे हिंदिया वही लिखेंगे, इकोनोमाइजर। लिखिएगा, डैश देख के लिखिएगा। इकोनोमाइजर एक ऐसी युक्ति है, इकोनोमाइजर एक ऐसी युक्ति है, इकोनोमाइजर एक ऐसी युक्ति है जो, एक ऐसी युक्ति है जो इस्तेमाल होने वाले पानी की, जो इस्तेमाल होने वाले पानी की, इस्तेमाल होने वाले पानी की, इस्तेमाल होने वाले पानी की तापमान में वृद्धि करता है। क्या लिखे हैं? इस्तेमाल होने वाले पानी की तापमान में वृद्धि करता है, तापमान में वृद्धि करता है, जिससे, जिससे वृद्धि करता है, जिससे, जिससे हमारे पूरे, जिससे हमारे पूरे थर्मल पावर प्लांट की, जिससे हमारे पूरे थर्मल पावर प्लांट की, पूरे थर्मल पावर प्लांट की, पूरे थर्मल पावर प्लांट की 10 से 12%, 10 से 12%, 10 से 12% दक्षता बढ़ जाती है, जिससे 10 से 12% दक्षता बढ़ जाती है। लिखेंगे, लिखिएगा अगला पॉइंट में, आधुनिक बॉयलर, सॉरी आधुनिक इकोनोमाइजर, आधुनिक इकोनोमाइजर, आधुनिक इकोनोमाइजर, आधुनिक इकोनोमाइजर के अंदर, आधुनिक इकोनोमाइजर के अंदर पानी की तापमान, आधुनिक इकोनोमाइजर के अंदर पानी का तापमान, पानी के तापमान 84 डिग्री सेल्सियस तक, 84 डिग्री सेल्सियस तक, 84 डिग्री सेल्सियस तक किया जा सकता है, 84 डिग्री सेल्सियस तक किया जा सकता है। 100 पर तो भाफे बन जाएगा, अब 84 एकरे में कर दे रहा है, कितना फायदा है। और 29% हमारा पूरा थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी होता है। अगर सोचिए कि इकोनोमाइजर को हटा दे, क्या कर दे? इकोनोमाइजर को हटा दें तो इफिशियंसी 29 से घट जाएगा, 10% घटा दीजिए, कितना? 19%, जो कि बहुत कम हो जाता है। नहीं तो सोचिए कि कितना अति आवश्यक है। नहीं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो धल्ले से हमारा कौन हो जाएगा? 10% हमारा इफिशियंसी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये बहुत जरूरी है। लिख लिए? अगला लिखिएगा स्टीम टरबाइन, या फिर खाली टरबाइन लिखिएगा, टरबाइन लिखिएगा। टरबाइन लिखिएगा डैश देके। स्टीम टरबाइन या भाप टरबाइन लिख लीजिए, अगुआ में है ना जगह, भाप टरबाइन। लिखिएगा भाप टरबाइन में लिखिएगा, लिखेंगे यह भाप ऊर्जा को, यह भाप ऊर्जा को, यह भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यह भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की, परिवर्तन करने की,
भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की युक्ति है। परिवर्तन करने की युक्ति है, युक्ति मतलब उपकरण है, भाप में परिवर्तन करने की उपकरण है। ठीक है, लिखिएगा आगे में, इसी में लिखिएगा आगे, यह 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 अल्टरनेटर से यह अल्टरनेटर से यह अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ होता है। 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 तो देखिए, अगर आपको बार बार पूछ देगा टरबाइन क्या है बाबू, तो टरबाइन जो होता है वो भाप के पास जो गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा को बदल देगा किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला लिखिएगा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर, अगला हेडिंग बनाएंगे अल्टरनेटर। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। देखिए अल्टरनेटर को अगर खोलिएगा ना तो ऐसे देखिए, यहाँ पर एगो मैग्नेट रहेगा, समझ आ रही बात, ध्यान से सुनना। मैग्नेट मतलब समझते हैं ना, चुंबक। एगो रहेगा यहाँ, समझ आ रही बात। और बीच में हम कॉइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉइल। कॉइल मतलब कुछ नहीं, एगो हमारा रेक्टेंगुलर क्या रहेगा, कोई पट्टी रहेगा, समझ में आ रही बात। उस पट्टी के ऊपर हम तार को लपेट देंगे। तार आप कोई भी लपेटिए, बस वो चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चालक। तब बढ़िया चालक हमारे कौन है बताओ, चांदी। तो चांदी लीजिएगा तब बिक जाइएगा, नहीं जितना के मैया ने उतना के झुंझुना। तो हम वहाँ पर ही लेते हैं तांबा के, कौची के बाबू, तांबा के। सस्ता भी है और बढ़िया जगह से हमको मिल भी जाता है। कोई दुकान में जा कहो कि हमको चांदी के दिन कॉइल दीजिए, था तब पहले 4 बार तुमको देखे कितना रही से अंबानी ही तो नहीं ना आ गया है जी। तो हमको क्या करना है कि वहाँ पर ही लेते हैं कॉपर का। किसका बाबू, कॉपर का। और इसके ऊपर हम लपेट देते हैं। क्या करते हैं, लपेट दिए। क्या कर दिए, लपेट दिए। तो अभी बन गया हमारा क्या चीज, कॉइल। क्या बन गया, कॉइल। अब देखिए, इससे हमारा जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स निकलते रहता है। जितना भी मैग्नेट है ना, उससे एक प्रकार के फ्लक्स निकलता है। क्या निकलता है, फ्लक्स। तब यहाँ से निकला ऐसे, अब यहाँ जाके ऐसे मिल गया, फिर यहाँ से गया ऐसे मिल गया, फिर यहाँ से गया ऐसे मिल गया। अब देखिए, अभी अस्थिर है तो कोई कट कर रहा है, काट रहा है नहीं, लेकिन जब इसको हम घुमाने लगेंगे, क्या करेंगे, घुमाएंगे, तब फ्लक्सवा के काटेगा, नहीं काटेगा। अब सोचिए ना कि यहाँ पर ये ऐसे है, ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो अभी सीधा सीधा है तो ये एकरा से ऐसे पार हो रहा। जब तक काटेगा नहीं तब तक वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। तब काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा, चाहे एकरे घुमाना पड़ेगा। तब बताओ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कैसे घुमाइएगा, वो जो एक जगह अस्थिर न है। तो अब इसी को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो जितना जल्दी जल्दी स्पीड में घुमाइएगा उतने ज़्यादा हमारा फ्लक्स को कट करेगा। अब धीरे धीरे करिएगा तो 1 मिनट में 5 को काटिएगा, तेज कीजिएगा तो 1 मिनट में 500 कट कीजिएगा। तो जितना ज़्यादा कट कीजिएगा उतने ज़्यादा हमारा वोल्टेज जनरेट होगा, यानी ईएमएफ जनरेट होगा। तो अब इसको क्या कर दिए थे हम, टरबाइन से कनेक्ट कर दिए। किससे, टरबाइन से। तो जितना जल्दी जल्दी टरबाइन में घूमेगा उतने जल्दी जल्दी इहू घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अब घूमेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमको मिलने लगेगा ईएमएफ, यानी वोल्टेज जनरेट होगा, और वोल्टेज जनरेट हुआ यानी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया। तो बेसिकली हमारा अल्टरनेटर का काम क्या होता है कि अगर इसको यांत्रिक ऊर्जा दिए, पहले अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो घूमते हुए वस्तु के पास यांत्रिक ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे ही पंखवा घूम रहा है कि नहीं बाबू, तब पंखवा को हम दिए थे विद्युत ऊर्जा, लेकिन बदल दिया किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। उसी प्रकार से अल्टरनेटर में अगर हम शुरुआत में देते हैं यांत्रिक ऊर्जा तो हमको बदल के दे देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो अल्टरनेटर में लिखिएगा, अल्टरनेटर में लिखिएगा, अल्टरनेटर हमें यांत्रिक ऊर्जा को, अल्टरनेटर हमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा एक बात बताओ बबुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लगैले थे कोची अल्टरनेटर, कोची लगैले थे अल्टरनेटर, तो यहाँ पर जो अल्टरनेटर से हमारा विद्युत उत्पादन होगा
उसका वोल्टेज जो होगा वो बहुत कम होता है। क्या होता है? कम होता है। लेकिन हमको अभी तो हमारा थर्मल पावर प्लांट हो, क्या बाबू, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हम अपन घरवा के तो बगलवा में लगाएंगे नहीं, नहीं ना जी। आपके आसपास कहीं पावर प्लांट है? नहीं। इसको हमेशा रिमोट एरिया में लगाते हैं। रिमोट मतलब देहाती क्षेत्र में। कहाँ? देहाती क्षेत्र में, यानी सघन आबादी जहाँ रहेगा वहाँ हम इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ लगाएंगे तो वहाँ से पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? पोल्यूशन कहे का मतलब प्रदूषण होगा। अब मान लीजिए कोयला के हम लगा दिए फैक्ट्री या कोयला वाला पावर प्लांट लगा दिए गया शहर के बीचों बीच बाईपास पर, तब सोचो जितना धुआं निकलेगा, तब मानपुर वाला आदमी, नौरंगा वाला आदमी, ओने ओने जेने बोधगया वाला आदमी सब दिन भर ऐसी करते रहेगा, नहीं जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? दूर में लगाते हैं। अब मान लीजिए कि 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर अगर लगाए होंगे तो उस बिजली को हमारे घर तक लाना होगा ना। भले वहाँ पर ही उत्पादन किए हैं आप, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हम अपना घर में करेंगे, हम अपना ऑफिस में करेंगे, हम अपना फैक्ट्री में करेंगे, और वो सब कहीं ना कहीं जहाँ जनरेट हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उससे हजारों 500 किलोमीटर क्या है? दूर है। तो हम उसको क्या करना पड़ेगा? वहाँ से लाना पड़ेगा 500 किलोमीटर नज़दीक। तो लाते हैं तो किसके मदद से लाते हैं? तार के मदद से लाते हैं, कंडक्टर के मदद से लाते हैं। और कंडक्टर में हम जानते हैं कि एक प्रकार का गुण होता है जो क्या करता है? धारा के प्रवाह को विरोध करता है, और उस गुण को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस। तो कहता है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा इंग्लिश में बोल दिए, हिंदी में सुनिए। कहता है कि प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जो उससे प्रवाहित होने वाली धारा को क्या करता है? विरोध करता है। यानी मान लीजिए ये धारा कंडक्टर होगा, तो इसमें से अगर करंट बहावाइएगा तो इसको क्या करेगा? प्रतिरोध के, इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा वो क्या करेगा? कहेगा तुम नहीं जाओ। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जाते हैं 80 के स्पीड में, अब बीच में मिल जाता है ब्रेकर, मिलता है कि नहीं? तब ब्रेकर का काम क्या है? आपके स्पीड को कम करना। तो यहाँ पर भी करंट का काम है कि जिस करंट को आप ले जा रहे थे उस करंट के मान को कम करना। तो अब देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तब प्रतिरोध होने के कारण कुछ इसमें लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। वो लॉस कितना होता है? तो याद रखिएगा I² R लॉस होता है। जहाँ पर आई क्या है बाबू? धारा का मान है। क्या है? धारा का मान। और R क्या है? प्रतिरोध है। क्या है बाबू? प्रतिरोध। तो आप समझिए कि अगर हम मान लीजिए, अब जैसे जैसे, तो R आप फार्मूला पढ़ेंगे, R बराबर होता है रो L/A। पढ़े थे? R बराबर फार्मूला होता है रो L/A, जहां रो जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहे का मतलब कि चांदी का होगा तो चांदी का अलग होगा, सोना के तो सोना के अलग, समझ वाली बात, कॉपर के तो कॉपर का अलग। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके ऊपर नहीं डिपेंड। तो यहाँ पर R जो है वो दो बात पे डिपेंड कर रहा है। कितना बात पे? दो बात पे। कौन कौन बात पे? तो देखिएगा R जो है वो समानुपाती है L का, यानी जितना ज्यादा लंबा दूरी होगा प्रतिरोध का मान उतने ज्यादा होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर जितना लंबाई बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध का मान उतने बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और ये क्या है बाबू? तो ये है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या चीज? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए, अगर मान लीजिए तरवा लेंगे तो कुछ इतना देखते होंगे, ऐसे रहता है, तार ऐसे रहता है कि नहीं? मान लीजिए यहाँ से अगर इस तार को हम काट दिए तो सामने से देखेगा तो कुछ गोल नजर आएगा कि नहीं आएगा? अरे बाबू हम करें ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखना। ये तार है, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कुछ बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसको निकालेंगे कैसे सर? तो ये कैसन दिखाई दिया? सामने से देखा था वृत्ताकार। कैसा दिखाई दिया? वृत्ताकार। अब वृत्त का क्षेत्रफल कुछ होता है πr²। तो रेडियस दे देगा तो πr² नहीं निकाल लीजिएगा? निकाल लीजिएगा ना जी। तो दो गो चीज पर डिपेंड किया, किस पे? लंबाई पे, और दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया के, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर एरिया बढ़ेगा, क्या होगा? एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कमेगा। अगर एरिया का मान क्या होगा? कमेगा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तब बताओ एरिया कम या बेसी कैसे होगा सर? तब मोटैया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है πr², और R जितने ज्यादा तो एरिया उतने ज्यादा, और R जितने कम एरिया उतने कम। तो R ज्यादा होगा तो मोटा होगा कि पतला?
आर ज्यादा होगा तो मोटा होगा कि पतला? मोटा। कुछ होगा मोटा, यानी मोटा होगा तब एरिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और एरिया जब ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कमेगा। एरिया ज्यादा होगा तब प्रतिरोध कमेगा, इसलिए हम मोटा मोटा तार का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रतिरोध का मान क्या हो? कम। अब प्रतिरोध का मान कम होगा तब आई स्क्वायर आर जो लॉस होगा, आर कम होगा तो लॉस भी क्या होगा? कम होगा। आर का मान कम होगा तो लॉस कुछ होगा? कम होगा कि नहीं होगा? तो देखते होंगे कि कॉपर का तार इस्तेमाल करते हैं, लोहा का तार इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लोहा का तार में प्रतिरोध का मान अधिक होता है। तो आर का मान जितने कम लॉस भी उतने कम। लेकिन कहता है कि आई तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी मतलब आई मतलब धारा। तब अब धारा कैसे कम कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज का मान जितना कम होगा धारा का मान उतना ज्यादा होता है। ध्यान से सुनिएगा, वोल्टेज का मान जितने कम धारा का मान उतने ज्यादा। तो ऐसा करें कि धारा के मान को हम बढ़ा दें तो अपने आप वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तब बताइए कि वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, जहां पर ही विद्युत का उत्पादन होता है वहां पर ही 6.6 किलो वोल्ट या और 11 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो कह देगा, आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए उत्पादन केंद्र के पास, ध्यान से सुना क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है उत्पादन केंद्र के पास उत्पन्न धारा जो होता है, यानी जो विद्युत उत्पादन होता है, उस वोल्टेज का मान कितना होता है, यानी वोल्टता का मान कितना होता है? तो 6.6 किलो वोल्ट या तो 11 किलो वोल्ट। तो ये अभी आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ही ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज के वैल्यू को चाहे तो बढ़ाएंगे चाहे तो कमाएंगे। जब वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वहां पर जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जहां पर वोल्टेज का वैल्यू कमाते हैं उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। तब देखिए यहाँ पर हम जो वोल्टेज लगाए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो लगाएंगे, यानी ये हमारा जनरेट हुआ यहाँ से, अभी जाएगा तो कहाँ जाएगा? ट्रांसफार्मर के पास। तो यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन आपके घर के पास पौलवा पर जो रहता है, समझ में आ रही बात, वहां पर ही 11,000 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट से हमको बदलना है 440 या 230 में। तो हम वहां पर ही वोल्टेज का वैल्यू कम कर रहे हैं कि ज्यादा? कम। तो वहां पर ही कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? स्टेप डाउन। तो कहता है कि उत्पादन केंद्र के पास किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? स्टेप अप। और अगर कह देगा कि वितरण प्रणाली में, किसमें? वितरण। वितरण मतलब आपके घर में जो पोल के पास लगा है, तो कहता है वितरण प्रणाली के पास या वितरण में हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं? स्टेप डाउन। तो दो गो आप ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, लिखना कब चीज है? कलम से लिखे लगे, बस समझा दिए हैं, आएगा। पढ़ना भी है वितरण, अभी जनरेशन पढ़ना है, सिलेबस में आपका ट्रांसमिशन भी पढ़ना है। तभी तो जनरेट करे ले सिखा रहे हैं। यहाँ से कैसे कैसे जाएगा आपके घर के पास, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। कुछ बोलते हैं ट्रांसमिशन। पोल लगा के ले जाएंगे, ओकरा में इंसुलेटर लगाएंगे। देखता होगा अगर ऐसे पोलवा है तो एकरा में देखना अंडा अंडा नियन दूगो रखल रहता है, नहीं जी, पोर्सिलीन के बनल रहता है, ओकरा इंसुलेटर पर बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के डिस्क रहता है या इंसुलेटर, डिस्क नहीं, टाइप ऑफ इंसुलेटर में डिस्क आ जाएगा, डिस्क आ जाएगा, पिन टाइप इंसुलेटर आएगा, साइकिल टाइप आएगा, समझ में आ रही बात। तो अलग अलग वोल्टेज का वैल्यू रहेगा, वहां पर ही अलग अलग टाइप के इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। और इंसुलेटर जो बनल रहता है वो पोर्सिलीन का बना रहता है। पोर्सिलीन बोले तो चीनी मिट्टी का, किसका? चीनी मिट्टी का। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ही कौन सा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं? स्टेप अप। कौन सा? स्टेप अप। याद रहेगा? चलिए, कहां तक लिखाए थे? अल्टरनेटर में क्या लिखाए थे? अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बस इतने। अगला लिखिएगा कूलिंग टावर। कूलिंग टावर देखो, जब समझ में आ जाता है ना तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश भाषा है जी, तो भाषा इंग्लिश को भाषा समझा जाता है, उसको रट के याद नहीं किया जाता है। समझ गए मतलब बस हो गया। कूलिंग टावर में लिखिएगा, लिखेंगे या, कूलिंग टावर में लिखेंगे या गर्म पानी को
गर्म पानी को ठंडा करने के लिए, यह गर्म पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह गर्म पानी को ठंडा पानी में बदलने के लिए किया जाता है। एकरा से पहले एगो पढ़ाए थे कंडेंसर, याद आ रहा है? कंडेंसर का काम क्या था बाबू? तो जो टरबाइन के पास भाप बचा था उस भाप को हमको बदलना है किसमें? पानी में। तो लिखिएगा अगला में कंडेंसर। कंडेंसर लिखिएगा, लिखेंगे टरबाइन के पास इस्तेमाल, टरबाइन के पास, टरबाइन के पास, टरबाइन के पास इस्तेमाल की गई, टरबाइन के पास इस्तेमाल की गई, इस्तेमाल की गई भाप, भाप को, भाप को, भाप को पानी में, पानी में बदलने का काम, पानी में बदलने का काम, बदलने का काम कंडेंसर करता है। पानी में बदलने का काम कंडेंसर करता है। बदलने का काम कंडेंसर करता है। बदलने का काम कंडेंसर करता है। कंडेंसर करता है। इसके मदद से, इसके मदद से, इसके मदद से हम पानी में, पानी का, इसके मदद से हम पानी का, इसके मदद से हम पानी का बचाव करते हैं। इसके मदद से हम पानी का बचाव करते हैं। अब आप थर्मल पावर प्लांट का कोई भी सवाल बनाने के लिए छूट है। समझ आ रही बात? कोई भी सवाल आप थर्मल पावर प्लांट का बना सकते हैं, कोई दिक्कत? अब पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रो। 3 गो आपका सिलेबस में है, थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर। तो एक हमारा खत्म हो गया, कौन सा? थर्मल। अगले क्लास में पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रो। 2 क्लास वो भी चलेगा, 3 क्लास, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पढ़ लेंगे तो फिर ट्रांसमिशन में आएंगे। किसमें? ट्रांसमिशन में। जब तीनों पढ़ जाएंगे तो BHPCL का आप पावर जनरेशन का कोई भी सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल में आप कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ेंगे कल, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत हो गया? वो हमरा पर डिपेंड कर रहा। अरे रूटीन के छोड़ो, गोली मारो। हमारा मकसद रहता है कि